गुड इवनिंग। पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को कंडक्ट के बारे में जानकारी दी थी। आज मैं आप लोगों को बतलाने जा रहा हूं कि कुछ फैक्ट्स ऐसे हैं। फैक्ट्स का मतलब कि जो कुछ क्राइम हुआ है, जो ऑफेंस हुआ है, तो ऑफेंस जो है वह उसको खुद में एक्सप्लेनेटरी होना चाहिए कि ऐसा ऑफेंस हुआ है, और वह खुद भी जो है रिलेवेंट फैक्ट को इंट्रोड्यूस करे। सेक्शन 9 जो कहता है, जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि मोटिव है, प्रिपरेशन है, और साथ ही साथ कंडक्ट है। ये सारी चीजें हैं, लेकिन इन सारी चीजों के साथ साथ जो कोई घटना घटी, तो घटना को तो एक्सप्लेन करना पड़ेगा, क्योंकि बिना उसके तो ये पता नहीं चल सकता है कि कोई घटना घटी है या नहीं घटी है। और जब घटना को एक्सप्लेन कर पाएंगे, तब ऐसी स्थिति में हम एक्यूज को ढूंढना शुरू करेंगे, विक्टिम कौन है इसको देखना शुरू करेंगे। ये सारी चीजें उसके बाद होंगी, उसके पहले तो नहीं हो सकता है। तो सबसे पहली चीज है कि हम उसको एक्सप्लेन करें कि कौन सी घटना हुई थी। जैसे अभी दिल्ली में कांड हुआ में, आप लोगों को पता होगा, अंजलि नाम की एक 20 साल की लड़की को घसीटते हुए कार से कितना चक्कर लगाया गया, उसके बाद उसकी डेथ हो गई। अब यहाँ पर अपने आप में यह एक्सप्लेनेटरी फैक्ट है कि वहां पर मर्डर हुआ, उसके सीसीटीवी फुटेज भी है, डेड बॉडी रिकवर कर ली गई है, सारा चीज है, तो वह यह फैक्ट है। अब कहाँ हुआ यह भी सीसीटीवी फुटेज से पता चल गया। ऐसे तो पूरे एरिया में ही पता चला ही कहाँ कहाँ कार को घुमाया गया था। तो ये अपने आप में एक्सप्लेनेटरी था कि यह जो चीजें हुई वह घटना घटी। अब यहाँ पर जब घटना घटी, तो इसमें कुछ चीजें हैं जिसको ध्यान दीजिए। पहली चीज तो है कि घटना यदि घटी तो घटना में दो पर्सन या दो से ज्यादा लोग होंगे, ठीक है ना। एक जिसमें कि एक्यूज होगा, और दूसरा जो विक्टिम होगा, या फिर बहुत सारे एक्यूज पर्सन होंगे और जो विक्टिम होगा, ठीक है, यह है। दूसरा कोई प्लेस होगा जहां पर वो घटना घटी। और तीसरा क्या इसमें देखा जाएगा कि रिलेशन ऑफ द पार्टीज क्या है, मतलब जो घटना व्यक्ति के साथ हुई और जिसने घटना किया उसके साथ क्या रिलेशन है। इन सारी चीजों को देखा जाएगा, और तभी यह जाकर ये अपने आप में कंप्लीट एविडेंस का रूप लेगा। अदरवाइज एविडेंस का रूप यह नहीं लेगा। जैसे ये कांझा वाला जो एक्सीडेंट इसलिए मैं कह रहा हूँ कि उसमें जो है नेग्लिजेंस का लगाया गया है सेक्शन। हालांकि बाद में तो यह 304 में कन्वर्ट होगा। अभी 304A में, ये जैसा कि मैं न्यूज में सुन रहा हूँ, मैंने अपना तो FIR पढ़ा है, लेकिन उसमें मैंने जो न्यूज में सुना है तो उसके अनुसार उसमें 304A लगाया गया, इसमें रैश ड्राइविंग, नेग्लिजेंट एटीट्यूड के से मर्डर जो होता है वो होता है। तो इसमें बहुत ही कम सजा भी है। लेकिन अब जब काफी मीडिया में इसको हाईलाइट किया गया, तो शायद इसको 304 में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, जो कि कल्पेबल होमिसाइड होगा, दैट अमाउंटिंग टू मर्डर। इंटेंशन नहीं है, लेकिन बट अमाउंटिंग टू अ मर्डर है, डायरेक्ट इंटेंशन कुछ भी नहीं है। तो इस केस में जो घटनाएं घटी, पहले जो घटना घटी वह अपने आप में एक्सप्लेनेटरी है, उसमें कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है। बहुत सारे केस में इसको एक्सप्लेन करने की आवश्यकता पड़ती है। और अब जब दो लोग होंगे, जिसमें कि एक एक्यूज होगा और दूसरा जो है विक्टिम होगा, तो अब जब यह घटना का पता चल गया और अपने आप में एक्सप्लेनेटरी है यह, तब एक्यूज की खोज की जाएगी, आइडेंटिफाई किया जाएगा कि एक्यूज कौन है। क्योंकि जब तक एक्यूज की पहचान नहीं होगी, तब तक तो कोई केस हो नहीं सकता है, अननोन पर केस होगा। लेकिन एक्यूज की पहचान होगी तो नेम्ड FIR होगा। और उस समय में यदि नेम्ड FIR नहीं हुआ, अननोन के नाम पर FIR दर्ज किया गया है, तब ऐसी स्थिति में उसका इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो जाएगा। और जब इन्वेस्टिगेशन से पता चलेगा कि वह कौन था, तो वह नेम्ड FIR में कन्वर्ट हो जाएगा, या फिर वो चार्जशीट में उसका नाम आ जाएगा। यह पूरी प्रक्रिया है। अब इसमें जो सेक्शन 9 यह कहता है, वह क्या कहता है, जो कुछ कुछ चीजें हैं उसको कैसे एक्सप्लेन करता है। क्योंकि किसी को सजा दिलाने के लिए या फिर सजा नहीं दिलाने के लिए इन सारी चीजों की आवश्यकता है। उसको मैंने, जो कि आप लोगों को समझाने के लिए मैंने 3 पार्ट में बांटा है। पहला तो है कि आइडेंटिटी ऑफ द विक्टिम एंड एक्यूज्ड, आइडेंटिटी ऑफ द विक्टिम एंड द एक्यूज्ड। क्योंकि यदि विक्टिम की पहचान नहीं होगी तो रिलेशन नहीं पता चलेगा और इंटेंशन नहीं पता चलेगा। तो इसमें सबसे पहली चीज है कि विक्टिम की पहचान। विक्टिम की पहचान हो जाती है तो बहुत सारी चीजें अपने आप में स्पष्ट हो जाती है। विक्टिम की पहचान नहीं होती है तो फिर चीजों को सुलझाना बहुत मुश्किल हो जाता है। बहुत मुश्किल है
कि केस को आगे बढ़ाया जा सके, और उसके बाद एक्यूज की पहचान जो है खोज की जाएगी और तब पहचान की जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं जो कि प्रोबेबिलिटी और इम्प्रोबेबिलिटी पर बेस्ड है। यहाँ पर ज्यादातर केस जो है वो प्रोबेबिलिटी और इम्प्रोबेबिलिटी के आधार पर ही, जो एविडेंस है जो ज्यादातर केस में, वो प्रोबेबिलिटी और इम्प्रोबेबिलिटी के आधार पर ही डिसाइड कर दिए जाते हैं, क्योंकि जहां पर डायरेक्ट एविडेंस नहीं है वहां पर प्रोबेबिलिटी की बात आती है, और जब हम डिफेंड करते हैं तो इम्प्रोबेबिलिटी की बात आती है। हमको जहां पर प्रोबेबिलिटी के आधार पर डिफेंड करना है वहां पर भी हम इन सारी चीजों को सामने लाते हैं। तो आप देखिए कि बहुत सारी जगहों पर क्या 90% केस में प्रोबेबिलिटी पर ही सारी चीजें चलती है, और प्रोबेबिलिटी के आधार पर ही यह पता लगाया जाता है कि यह जो है वह एक्यूज है या एक्यूज नहीं है, या उसका इंटेंशन क्या है। अब यहाँ पर जो एक्सप्लेनेटरी फैक्ट की जो मैं बात कर रहा हूँ, इंट्रोडक्टरी एक्सप्लेनेटरी फैक्ट की, कि घटना हुई, जैसे यहाँ पर कांजे वाला कांड की बात जब मैं कर रहा था उसमें तो बहुत स्पष्ट है घटना हुई। बहुत सारे जगहों पर पता चलता है कि घटना हुई या नहीं हुई, और घटना हुई तो घटना में कौन लोग शामिल था। जैसे कि सपोज करिए हमको मेन फैक्ट के बारे में जानना है, तो प्रोसेसन जा रहा है, लोगों को लग रहा है कि प्रोसेसन जा रहा है, लेकिन वो प्रोसेसन जो है वो टर्न हो जाता है कम्युनल वायलेंस के रूप में। प्रोसेसन जो है वो कन्वर्ट हो जाता है कम्युनल वायलेंस के रूप में। तो यहाँ पर डिफेंस क्या लिया गया कि हमने प्रोसेसन निकाला था पीसफुल मैनर में, लेकिन अननोइंगली ये कन्वर्ट किस चीज में हो गया, ये कम्युनल वायलेंस में हो गया और कम्युनल क्लैश में टर्न कर गया। अब यह अपने आप में एक्सप्लेनेटरी है कि वह लोग थे, हुजूम था जमा, लोग उसमें आगे बढ़ रहे थे जिसको कि कोई व्यक्ति हेड कर रहा था, लेकिन अब अपने आप में एक्सप्लेनेटरी कैसे है, ये कम्युनल वायलेंस के रूप में जो टर्न हुआ, तो वहां पर जो नारा लगाया जा रहा था, जैसे सपोज करिए कि ये नारा लगाया जा रहा है कि इस कम्युनिटी को मार दो, उसको मार दो, ऐसे कर दो, तो मंदिर जला दो, मस्जिद जला दो, यदि मान लीजिए नारा लगाया जा रहा था, तो नारा अपने आप में एक्सप्लेनेटरी है कि यह जो प्रोसेसन था वो कम्युनल वायलेंस को ही हेड कर रहा था, ये कोई प्रोसेसन नहीं था, पीसफुल प्रोसेसन नहीं था। तो यह एक्सप्लेनेटरी है, अपने आप में क्या है, एक्सप्लेनेटरी फैक्ट है। तो यदि हम फैक्ट को ढंग से एक्सप्लेन कर लेते हैं तो मेरा आधा काम जो है आसान हो जाता है। यहाँ पर यह कहा गया कांजा वाला कांड में, चूंकि मैं बार बार इसका नाम इसलिए ले रहा हूँ कि 2 दिन पहले की घटना लगातार न्यूज में चल भी रहा है, इसलिए आप लोगों के दिमाग में भी यह ताजा रहेगा, इसलिए मैं इसका रेफरेंस दे रहा हूँ। अब कांजा वाला कांड में जो था वह एक्सप्लेन कैसे किया जा सकता है, कि कल्पेबल होमिसाइड को कैसे कन्वर्ट किया जाएगा, आप लोग सभी वकील हैं, कैसे कन्वर्ट किया जाएगा। यहां पर नेग्लिजेंस नहीं माना जा सकता है। नेग्लिजेंस तब होता जब वो टकराता और टकराकर उसको भाग जाता हुआ, या फिर टकराता, रुक कर वह देखता कि पेशेंट कहाँ है, कैसा है, उसको हॉस्पिटल ले जाता, यहाँ नेग्लिजेंस माना जाता। या फिर वो भाग भी जाता तो नेग्लिजेंस माना जाता है, गलती से धक्का लग गया। लेकिन यहाँ पर उसको पता था कि उसकी गाड़ी के नीचे कोई टकरा कर फंसा हुआ है। मेरा यह नहीं कहने का मतलब है कि लड़का है या लड़की, या मैं नहीं जा रहा हूँ वहां पर। वहां पर जो उसके परिवार के लोग आरोप लगा रहे हैं कि रेप हुआ नहीं हुआ, उस पर भी मैं नहीं जा रहा हूँ। मेरा कहीं पर वह ये प्रूव करना या डिसप्रूव करना मेरा कोई पर्पस नहीं है, मैं सिर्फ फैक्ट की बात यहाँ पर कर रहा हूँ, और एक्सप्लेनेटरी फैक्ट्स की मैं बात कर रहा हूँ। कैसे एक्सप्लेन करेगा ये कि कल्पेबल होमिसाइड होगा और इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज कोर्ट तो कन्वर्ट कर ही देगा उसको। क्योंकि जब गाड़ी के नीचे वह लड़की फंसी, उसके बाद उस गाड़ी को, जैसा कि सीसीटीवी फुटेज में आ रहा है, वह गाड़ी को लोगों ने 5 बार 6 बार घुमाया, उसी जगह पर घुमाया। तो इंटेंशन उनका क्या होगा कि यदि गाड़ी के नीचे कोई फंसा हुआ है और वह मर गया है तो वो वहीं पर गिर जाए, उसको घसीटना नहीं पड़े हमको, ठीक है ना, और हम भाग खड़े हों। लेकिन चूंकि वहां पर वह फंसा रह गया, पांव फंसा हुआ रह गया था, तो यहाँ पर निकलना मुश्किल था। तब उन लोगों ने 5-6 बार जब ट्राई किया, तो उसके बावजूद भी जब नहीं हुआ, निकला, तो वे लोग वहां से भाग खड़े हुए और करीब 12-15 किलोमीटर तक घसीटते हुए ले गए। इनको पता था कि गाड़ी के नीचे कोई फंसा हुआ है, और जब फंसा होगा तो उसकी जान भी तो जाएगी। तो इसका मतलब है
कि इंटेंशन नहीं था मारने का, डायरेक्ट कोई इंटेंशन नहीं था मारने का, लेकिन इसके बावजूद भी उनके द्वारा वह हत्या हुई। यह कल्पेबल होमिसाइड है, इसीलिए इसमें आजीवन कारावास तक की भी सजा हो सकती है। और यह कैसे हुआ? यह एक्सप्लेनेटरी फैक्ट के द्वारा हुआ। और एक्सप्लेनेटरी फैक्ट का पता कैसे चला? सीसीटीवी फुटेज से पता चला, और जो कुछ आई विटनेस थे उनसे पता चला, लेकिन सबसे ज्यादा पता चला सीसीटीवी फुटेज से। और कुछ कुछ घटना तो अपने आप में एक्सप्लेनेटरी होती है, उसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब यहाँ पर क्या है? अब यह तो हो गया, अब यहाँ पर विक्टिम की पहचान जो थी वो अभी हो गई। विक्टिम की पहचान के बहुत सारे तरीके हैं। उसके शरीर पर कपड़े क्या थे, क्या वह पहनी हुई थी, यहाँ पर तो खैर सारे कपड़े अलग हो चुके थे। उसका हाइट क्या है, उसका कलर क्या है, उसका पूरा और जो बॉडी पर निशान है वह क्या है, जो बर्थ मार्क वगैरह होते हैं वह क्या है, उन सारी चीजों से विक्टिम की पहचान की जाती है। अब विक्टिम की जब पहचान हो जाती है तो फिर अब आइडेंटिफिकेशन होता है। किसका आइडेंटिफिकेशन होता है? एक्यूज का। मैंने आप लोग को एक एग्जाम्पल दिया था, याद करिए, पिछले क्लास में भी मैंने 2 क्लास में मैंने एग्जाम्पल दिया कि एक महिला की हत्या हो गई। उस महिला को एक पुरुष गांव से बाहर ले गया था, अपनी बहन के यहाँ ले गया था। और जब वह लौट कर आया, से उसके बेटे ने जब पूछा कि मेरी माँ कहाँ है, तो उसने कहा कि बहन के यहाँ छोड़कर आया है। उसके बाद भी वह यहाँ से लापता हो गया। अब यहाँ पर यह जो सर्कमस्टांसेस है वो क्या कर रहा है? वो सपोर्ट कर रहा है कि उसने हत्या की होगी, वह एक्यूज है। ये सर्कमस्टांसेस क्या है? सपोर्ट कर रहा है। और यह प्रोबेबिलिटी है कि वह सपोर्ट कर रहा है। अब मैं एक दूसरे तरह का एग्जांपल दे रहा हूँ, एब्सकॉन्डिंग पर ही, कि एब्सकॉन्ड कर गया। जैसे कोई घटना घटी, वह व्यक्ति एब्सकॉन्ड कर गया, भाग गया, तो सबसे पहले जो था वो पुलिस का ध्यान किस पर जाएगा? उस व्यक्ति पर जाएगा जो वहां से गायब हो गया। और अब उसकी खोज शुरू हुई तो वह बहुत सैबली हालत में ट्रेन पर बैठा हुआ था, विदाउट टिकट वह कहीं पर जाने की कोशिश कर रहा था। यह पूरी प्रोबेबिलिटी क्या है? तो उसको यह इंडिकेट कर रही है कि वही एक्यूज है। उसने मर्डर किया, वहां से भाग गया, और वह इतनी हड़बड़ी में था कि उसने टिकट तक नहीं लिया। वो इतनी हड़बड़ी में था कि उसने कोई अपना बहुत ही सैबली, वह वहां बहुत ही मैले कुचैले तरीके से वह भाग गया वहां से, और उसी मैले कुचैले तरीके से ट्रेन में जाकर बैठ गया। वह जब पकड़ा गया, ठीक है ना, पकड़ा गया, तब उसने जो एक्सप्लेन किया सिचुएशन को, बोला कि ये सही है कि मुझे पता था कि मर्डर हो गया, लेकिन मैं वहां से भागा नहीं था। मेरी नानी का डेथ हो गया, मुझे उसी समय पता चला कि मेरी नानी का डेथ हो गया, तो मैं बिल्कुल ही नर्वस था। और ऐसी स्थिति में मैंने टिकट भी नहीं लिया, और टिकट नहीं लेकर मैं ट्रेन में जाकर बैठ गया, क्योंकि मैं जल्द से जल्द अपनी नानी के पास पहुंचना चाहता था। अब यहाँ पर इम्प्रोबेबिलिटी की बात आ गई। जो पहले प्रोबेबल लग रहा था कि वही एक्यूज है, अब यहाँ पर इम्प्रोबेबल लगने लगा। लेकिन प्रोबेबिलिटी और इम्प्रोबेबिलिटी के बीच में भी एक चीज है, और वह है इन्वेस्टिगेशन। उसने यह कहा कि उसकी नानी का डेथ हो गया है, लेकिन उसकी सत्यता की जांच कैसे होगी? वो तो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, ऐसे नॉलेज का पार्ट है, इन्वेस्टिगेशन का भी पार्ट नहीं है। लेकिन पुलिस तो इस पर इन्वेस्टिगेट करेगी। नॉलेज का पार्ट मैंने इसलिए कहा कि यदि उसके पास कोई ऐसा टेलीग्राम है, या फिर कोई पुख्ता जानकारी है, या फिर कोई व्यक्ति आया हुआ है, या फिर कोई व्यक्ति वहां जाकर, तो वहां यदि वह जाकर पता कर लेता है, तो यहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी थी वह इम्प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट हो जाती है। प्रोबेबिलिटी थी, लेकिन जैसे ही इसने यह कहा, वह क्या हुआ? वह इम्प्रोबेबल हो गया, और जो सस्पिशन था उसके ऊपर वह खत्म हो गया। अब पुनः शुरू हुआ कि किस व्यक्ति ने अब हत्या की है, कौन एक्यूज पर्सन है। तब वहां पर सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस के द्वारा उस व्यक्ति को ढूंढने की कोशिश की जाती है। मैं फिर आपको एक एग्जाम्पल जो दिया था रिचर्डसन का एग्जाम्पल, मैं वह आपको रिपीट करूंगा और जिससे समझाऊंगा कि कैसे
ये पता लगाया जाता है और क्या क्या तरीका है पता लगाने का, और उसके आइडेंटिफिकेशन का क्या क्या तरीका है। अब जैसे सपोज करिए कि डायरेक्टली नहीं पता चला कि किसने उसको मारा या किसने उससे रेप किया, नहीं पता चला, लेकिन वहां जो सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस है उससे पता चलता है कि उसका हाइट क्या होगा, उसने क्या पहना हुआ होगा, ठीक है ना। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि हत्या के बाद वो जो मर्ड था उसमें उसके जूते का छाप आ गया, जूते का छाप आ गया तो जूते का जो साइज था उसके आधार पर उसके पैर के साइज का पता चला और उसके हाइट का भी पता चला, ठीक है। दूसरी चीज यह थी कि वह बहुत लंबे लंबे कदम को बढ़ाकर चला था, मतलब कि उसकी हाइट काफी ज्यादा थी। जो डिस्टेंस है उसके आधार पर हाइट का पता लगाया जा सकता है। तो इसके आधार पर एक्यूज को ढूंढ निकाला जाता है। तो एक तो पहला तो है कि एक्सप्लेनेटरी फैक्ट जो है कि एक्सप्लेन करता है कि वह घटना जो हुई वह क्या घटना थी, जिसमें मैंने कॉमनल राइट की बात कही। दूसरा चीज है कि मैंने आप लोगों को यह बताया कि उसकी आइडेंटिफिकेशन की आवश्यकता होती है। आइडेंटिफिकेशन में विक्टिम का आइडेंटिफिकेशन और दूसरा एक्यूज का आइडेंटिफिकेशन, ये दो आइडेंटिफिकेशन की बात मैंने की। अब एक्यूज के आइडेंटिफिकेशन की जब मैं बात कर रहा था तो कभी कभी ऐसा होता है कि किसी व्यक्ति ने, जैसे किसी के घर में डकैती हुई और वहां पर किसी व्यक्ति ने उस व्यक्ति को देख लिया जो कि डकैती करने के लिए गया था, उसमें से एक को उसने पहचान लिया, लेकिन उसे नहीं पता है कि वह कौन है। तब ऐसी स्थिति में पुलिस क्या करती है, स्केच बनाने वाले को बैठाती है और उसके डिस्क्रिप्शन के अनुसार स्केच को रेडी करती है, और तब जितना भी आदमी का क्रिमिनल रिकॉर्ड है, जितने भी आदमी का क्रिमिनल रिकॉर्ड है उस रिकॉर्ड से उसको मिलाती है। जब वो व्यक्ति पहचान में आ जाता है, अब यहाँ पर एक चीज और मैं बता दूं कि स्केच के आधार पर किसी व्यक्ति को एक्यूज नहीं बनाया जा सकता। स्केच में चेहरा मिल भी रहा है तो उस व्यक्ति को एक्यूज नहीं बनाया जा सकता। तब अब क्या होता है, अब यहाँ पर टीआई परेड की बात आती है। यहाँ पर जो आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है वहां पर उसके परेड की बात आती है। तो मजिस्ट्रेट से इसके लिए परमिशन लेना होता है और तब उस व्यक्ति को, उससे रिलेटेड जितने भी व्यक्ति हैं उन लोगों को खड़ा किया जाता है, कुछ अनजान लोगों को भी खड़ा किया जाता है। तब वह व्यक्ति आकर पहचान करता है, ठीक है ना। तब वो व्यक्ति आकर पहचान करता है, यदि वह पहचान लेता है तो उसको एक्यूज माना जाता है पुलिस की नजर में, मजिस्ट्रेट की नजर में, लेकिन आरोपी माना जाता है, मेक इट ए पॉइंट। उसे यह नहीं मान लिया जाता है कि उसने उस जुर्म को किया ही है। आरोपी का मतलब होता है कि जब उसके ऊपर आरोप लगाया गया तो आरोपी है, आरोप सिद्ध होगा तो वह मुजरिम है। वह मुजरिम नहीं है अभी, वह सिर्फ आरोपी है। दूसरी बात यह है, यहाँ पर इसलिए मैंने कहा कि वह मुजरिम नहीं है, टीआई परेड के बाद भी मैंने कहा कि वह मुजरिम नहीं है, आरोपी है, क्योंकि टीआई परेड को सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही स्पष्ट तौर पर कहा है कि यह सब्सटैंटिव एविडेंस नहीं है, यह कोई भी सब्सटैंशियल एविडेंस यह नहीं है, यह सिर्फ सर्कमस्टांशियल एविडेंस हो सकता है। और दूसरी चीज यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत स्पष्ट तौर पर कहा है कि यह इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाने में एक मार्गदर्शिका का काम कर सकता है, गाइड करने का काम कर सकता है, लेकिन इसको हम सब्सटेंशियल एविडेंस नहीं मान सकते, ठीक है ना। इसके बहुत सारे रीजन सुप्रीम कोर्ट ने दिए, लेकिन मैं बहुत डिटेल में यहाँ नहीं जा रहा हूँ। आप यह मानिए कि कोई सब्सटेंशियल एविडेंस नहीं है, यह मटेरियल एविडेंस नहीं है, बल्कि ये सर्कमस्टांशियल एविडेंस है। और इसके आधार पर जो है वह यह नहीं कहा जा सकता है कि उसने अपराध किया है, और इसके आधार पर नहीं कहा जा सकता है कि वह अपराधी है। अब यहाँ पर मैंने दो चीजें आप लोगों को बताई थी, वो जो एक्यूज के मामले में कि जो एब्सकॉन्ड कर गया था, वहां पर आप ये देखिए कि फर्स्ट इंस्टांस में क्या है, सपोर्ट कर रहा है कि उसने घटना की है, और सेकंड इंस्टांस में क्या है, रिबट कर रहा है, खंडन कर रहा है कि उसने घटना नहीं की। उसी ढंग से टीआई परेड जब होता है तो टीआई परेड में जब उस व्यक्ति की पहचान होती है तो यह जो एविडेंस है वह सपोर्ट करता है कि वह व्यक्ति ही जो है वह कल्प्रिट है,
लेकिन जब परिस्थितियां सामने आती हैं तब यह पता चलता है कि नहीं, यह व्यक्ति कल्प्रिट नहीं। तो यहाँ भी प्रोबेबिलिटी और इम्प्रोबेबिलिटी की बात आ जाती है। अब तीसरी चीज जो है वह है कि टाइम और प्लेस ऑफ अकरेंस से बहुत चीजें पता चल जाती है, इसीलिए इंपॉर्टेंट सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस माना जाता है। जैसे जहां पर घटना घटी वहां पर कुछ आर्टिकल यदि मिल जाता है, ठीक है, कुछ आर्टिकल यदि प्रोक्योर कर लिया जाता है तो उस आर्टिकल के आधार पर मेकआउट किया जा सकता है कि एक्यूज कौन है, या फिर जहां घटना घटी उसके आधार पर यह मेकआउट कर लिया जाता है कि विक्टिम कौन है, या फिर कौन सी घटना घटी। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी को मारा गया और उठाकर लाश को कहीं और ले जाया गया, ये बाद में पुलिस को पता चला। तो पुलिस जो है उस जगह की छानबीन करती है, पूरी तरह से इन्वेस्टिगेशन करती है, उसका डीएनए रिपोर्ट के लिए लोगों को बुलाती है, फॉरेंसिक लैब उस चीजों को देखता है। वहां पर कोई भी चीज यदि आर्टिकल रिकवर हो जाता है और मिल जाता है तो उसका आइडेंटिफिकेशन कराया जाता है कि वो जो था वो क्या है, ठीक है ना, क्या है या फिर नहीं है वो चीज। तो उसके बाद वह एक्यूज और विक्टिम की पहचान की जाती है। अब जब मैं बात कर रहा हूँ आइडेंटिफिकेशन ऑफ द थिंग की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा। वह डिफरेंट है, यह मर्डर और रेप से नहीं है। अब मान लीजिए कहीं पर चोरी हो गई और पता नहीं है चोर कौन है, लेकिन प्रोबेबिलिटी के आधार पर कुछ एरिया को सील कर लिया गया, सर्च ऑपरेशन चलाया गया, और सर्च ऑपरेशन चलाने के बाद किसी एक व्यक्ति के घर से कुछ गहने बरामद हो गए जो कि चोरी हुए थे। अब आइडेंटिफिकेशन उसका कराया जाता है जो ओनर है उसका उससे, और आइडेंटिफिकेशन यदि हो जाता है तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पूरी प्रोबेबिलिटी है कि वो वही जो है एक्यूज है। लेकिन अब यहाँ पर दूसरी चीजें भी आती है। अब यहाँ पर यदि वह व्यक्ति कहता है कि वह जो पैकेट है वह कहीं उस रोड पर उसे मिला, वह उसे उठाकर अपने घर पर ले आया, यहाँ पर इम्प्रोबेबिलिटी की बात आ जाती है। अब सब्जेक्ट टू द इन्वेस्टिगेशन हो जाता है। जब सामान मिला, सामान की पहचान हो गई कि वह चोरी का है, तो प्रोबेबिलिटी है कि वही एक्यूज है, आरोपी है। लेकिन जब वो उसका दूसरा वर्जन सामने आया और यह जब वो प्रूफ हो गया कि वह नहीं, वह सामान कुछ लोगों ने उसे देखा भी है कि वो सामान गिरा हुआ था, उठा कर लाया, तो यहाँ पर इम्प्रोबेबिलिटी की बात आ गई, इसको नहीं प्रूव किया जा सकता है। यदि गवाह सामने है, यदि सीसीटीवी फुटेज भी सामने है, तब ऐसी स्थिति में नहीं कहा जा सकता है कि उसने चोरी की। यह परिस्थिति बनती है कि लोग चोरी कर कर हड़बड़ी में भाग रहे होंगे, जिसमें एक पैकेट गिर गया होगा जो कि इससे मिला। तो सिर्फ इस आधार पर हम यह नहीं कह सकते हैं कि वह एक्यूज है। तो हम सारे चीजों को मिलाएंगे, ठीक है ना, सभी चीजों को मिलाने के बाद जैसे विक्टिम का आइडेंटिफिकेशन, एक प्लेस ऑफ जो इंसिडेंट है उसका, रिलेशन ऑफ द पार्टीज का, इन सारी चीजों का जब हम खोजबीन करते हैं तब ऐसी स्थिति में जो है वह हम एविडेंस को कलेक्ट कर सकते हैं और एविडेंस जो है इस आधार पर हम खड़ा कर सकते हैं। लेकिन अब इस चोरी की घटना का एक और एग्जाम्पल मैं देना चाहूंगा। अब वह जो गहना उसे मिला, उसने अपनी पत्नी को जाकर दिया और बोला कि इसको छिपा कर रख दो, और कोई भी पूछे तो कुछ मत बताना, यहाँ पर पुलिस भी पूछे तो कुछ मत बताना। अब इसके वर्जन के आधार पर यहाँ पर फिर प्रोबेबिलिटी की बात आ गई। एक तो जो उसके यहाँ से रिकवर हुआ वो तो स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी है, और दूसरा कि उसने अपनी पत्नी को यह कहा कि इस गहने को छिपा कर रख दो, इस गहने को छिपा कर रख दो, और पुलिस भी यदि ढूंढने आएगी तो मत बताना और ऐसी जगह रखना जहां पर यह पता न चले कि कहाँ है। ये फिर स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी है कि एक तो पहली प्रोबेबिलिटी है कि उसके यहाँ पर मिला, दूसरी प्रोबेबिलिटी क्या है कि उसने यह कहा अपनी पत्नी को। इसका मतलब कि वह चोरी का सामान है, उसको पता है, या तो उसने उसे खरीद कर लाया है तो वह भी क्राइम है, उसके आधार पर हम पकड़ सकते हैं कि जो मैंने एक्यूज कौन है, या फिर उसने खुद चोरी किया है। यह सारी चीजें जो है उसको प्रूव करना होगा, और प्रूव करने के बाद तभी हम किसी क्राइम को
किसी ऑफेंस को इस्टेब्लिश कर सकते हैं, और जब इसको एक दूसरे से लिंक बैठाएंगे तभी हम इसको स्थापित कर सकते हैं कि किसने क्राइम किया है, कौन विक्टिम है, कौन से सामान का चोरी हुआ है, किसका मर्डर हुआ है। इन सारी चीजों को हम स्थापित कर सकते हैं, लेकिन ये सारे के सारे सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस है, इसमें कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं है। आप ये कहेंगे कि सर जो डेड बॉडी पकड़ा है, जैसे अंजलि का डेड बॉडी की बात मैं करूं, तो दैट इज नॉट एविडेंस, वो एविडेंस नहीं है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर वो फैक्ट है कि उसका डेथ हुआ है, उसका मर्डर हुआ है और वो लड़की है, दैट इज फैक्ट। ठीक है ना, फैक्ट इन इशू है यहाँ पर, या एविडेंस वह नहीं है, क्योंकि डेड बॉडी पकड़ाना एविडेंस नहीं हो सकता। नेक्स्ट, अब जब यह है कि मान लीजिए जैसे कि यह कहा कि चोरी के सामान की बरामदगी हुई, या फिर किसी का मर्डर कर दिया गया और उसमें 2-3 लोग शामिल थे, या फिर कम्युनल वायलेंस हुआ, उसमें काफी लोग शामिल थे। तो इन सारी चीजों में चोरी की घटना अकेले हो सकती है, मर्डर अकेले हो सकता है, लेकिन कम्युनल वायलेंस की जब बात आती है तब ऐसी स्थिति में वो अकेले नहीं हो सकता है। अकेले जब होगा तो वो क्लैश होगा, कम्युनल वायलेंस नहीं होगा। तो कम्युनल वायलेंस की बात आती है, या फिर देश के खिलाफ वार शुरू करने की बात आती है, तो या फिर कुछ लोग मिलकर किसी व्यक्ति को मार दी, यह बात आती है। तो जहां पर एक या एक से व्यक्ति इन्वॉल्व हो गए, जहां पर एक या एक से व्यक्ति इन्वॉल्व हो गए जो एक्यूज हो गए, तो वहां पर कॉन्स्पिरेसी का पता चलता है। अभी तो मैंने इन सारे सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस की बात की, लेकिन अब मैंने जब एक्यूज की बात की और एक्यूज एक से अधिक हैं, एक्यूज एक से अधिक है और उन लोगों ने प्लान कर कर कोई घटना को अंजाम दिया है, तो यहाँ पर कॉन्स्पिरेसी की बात आ गई, और यह क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है। तब क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी को हम प्रूव कैसे करेंगे? पहले तो हम क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की बात करें। सेक्शन 120A और 120B में क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की बात कही गई है। एक में क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी को डिफाइन किया गया है, और 120B में क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में जो सजा है उसकी बात कही गई है। ठीक है ना, वो सजा बहुत मामूली सी सजा है, ज्यादा सजा उसमें है ही नहीं। हाँ, लेकिन यदि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के बाद कोई घटना ऐसी घट जाती है जिसमें कि मौत की सजा का प्रावधान है जो घटना में, तब ऐसी स्थिति में उन लोगों को आजीवन कारावास की सजा भी हो सकती है। ऐसे सामान्यतः 2 साल की सजा इसमें होती है, लेकिन क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी बहुत ही कॉमनली यूज किया जाता है, क्योंकि जब घटना घटती है तो उसमें एक या एक से ज्यादा व्यक्ति इन्वॉल्व होते हैं। यदि जब प्लान किया जाता है तो उसमें लोग व्यक्ति इन्वॉल्व होते हैं। इस पर ऑफ द मोमेंट में कुछ काम होता है तो वह क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी नहीं हो सकती है। दूसरी चीज, ये सामान्यतः मर्डर में, डकैती में, फ्रॉड में, इन सारी चीजों में यूज होता है। गैंग रेप में, इन सारी चीजों में क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की बात आती है। सामान्यतः गैंग रेप के मामले में तो इस पर ऑफ द मोमेंट में भी हो सकता है, तो वहां पर यह नहीं हो सकता है। ये प्लान कर कर किया गया तो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की बात आती है। अब क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में क्या चीज होता है, हम प्रूफ बाद में करेंगे इसको कि कैसे यह प्रूफ करना है। पहले या तो कैसे होता है, पहला तो है एक जो है यह कॉमन डिजाइन होता है कोई भी चीज, और कॉमन गोल होता है। क्योंकि गोल मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ और कॉमन गोल अचीव करने की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वो पॉजिटिव टर्म में गोल को यूज किया जाता है। यहाँ पर कॉमन डिजाइन होता है। ये डिजाइन कैसा डिजाइन हो सकता है जब क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी होगी, तो आप लोगों को पता है। कॉमन डिजाइन होता है, और कॉमन डिजाइन किस चीज के लिए होता है? वो इलीगल एक्ट के लिए होता है। और दूसरा है कि इसमें जो है वह कॉमन डिजाइन के लिए, किसी काम को करने के लिए, ठीक है ना, कमीशन ऑफ द ऑफेंस की मैं बात कर रहा हूं यहाँ पर, उसके लिए वह जो 2 लोग हैं या 2 से ज्यादा लोग हैं उनके बीच में एक एग्रीमेंट होता है। जैसे यह कहा गया कि यदि कहीं पर जाकर डकैती डालनी है तो उससे जो सामान मिलेगा, जो कैश मिलेगा, जो रुपया मिलेगा, फिर बैंक में डकैती डालनी और 50 लाख रुपया मिलेगा, उसमें 10 आदमी है, तो कहेंगे कि हम लोग में से इसमें जो है वो 5-5 लाख रुपया सभी लोग बांट लेंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ, एग्रीमेंट हुआ। बैंक लूटना क्या हुआ, इलीगल एक्ट हुआ। वह एक्ट है, और जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है
वो कॉमन डिजाइन है जिसमें एक दूसरे के बीच में एग्रीमेंट है, कॉमन डिजाइन के लिए एग्रीमेंट किया गया। अब यहाँ पर क्या है कि रोड रॉबरी की हम बात करते हैं या फिर कॉमनल वायलेंस की बात करते हैं, इन सारे चीजों में हम यह देखते हैं कि वहां पर प्लान किया रहता है, तो वो पूरी तरह से कॉन्स्पिरेसी रहती है। लेकिन अब कॉन्स्पिरेसी को हम प्रूव कैसे करेंगे एक दूसरे के खिलाफ में? यहाँ पर एक चीज और भी मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर एक सेटल्ड लॉ है, सेटल्ड लॉ है, इस चीज को जान लीजिए कि द एक्ट और एक्शन ऑफ वन एक्यूज कांट बी यूज अगेंस्ट द अदर एक्यूज और अदर पर्सन। यदि कोई व्यक्ति ने कोई काम किया है तो उसके उस चीज को, उसके एक्शन को दूसरे के खिलाफ हम यूज नहीं कर सकते, भले ही वह एक्यूज की श्रेणी में आता हो। इसको मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दूं कि जब कॉन्फेशनल स्टेटमेंट की बात आती है तो कॉन्फेशनल स्टेटमेंट में कोई यदि कह दे कि वह मेरे साथ था तो उसके आधार पर उसका जुर्म साबित नहीं हो जाता है, उसके इंटरोगेट किया जा सकता है, यह नहीं कहा जा सकता है कि आप भी अपराधी हैं। लेकिन जब क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की बात आती है तो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी इसमें अपवाद है। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में एक व्यक्ति ने यदि कोई क्राइम किया है और दूसरा व्यक्ति उसको डिजाइन करने में शामिल है तब ऐसी स्थिति में, लेकिन क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के केस में ऐसा नहीं होता है। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के केस में जैसे सपोज करिए कि 4 आदमी ने मिलकर कोई प्लान किया कि वहां डकैती डालनी है और उसमें एक आदमी किसी कारणवश नहीं जा पाया और यह साबित हो गया कि वो उस डिजाइन में, प्लान करने में उसका भी हाथ था, तो वह इक्वली रिस्पॉन्सिबल माना जाएगा। तो 4 को जो सजा होगी और 5वें को भी वो वही सजा होगी। इसमें सिर्फ यह प्रूव करना होगा कि वहां पर वह व्यक्ति भी मौजूद था। अब हम इसको प्रूव कैसे करेंगे? अब प्रूव करने के लिए हम क्या है, मान लीजिए कि कोई डायरी हमें मिल जाती है जिसमें कि लिखा हुआ हो कि हमें क्या करना है, किस व्यक्ति को क्या करना है। जैसे सपोज करिए बैंक डकैती और बैंक रॉबरी का केस है। इसमें आप लोगों ने एक फिल्म देखी होगी आंखें, अमिताभ बच्चन की आंखें। अमिताभ बच्चन बैंक मैनेजर था, अक्षय कुमार और कुछ और लोग जो थे वो उसमें अंधे थे। किसको कितना स्टेप चलना है, कौन सा आवाज निकालेगा तो कौन कहां पर जाकर इस घटना को अंजाम देगा। यहाँ पर घटना को अंजाम दिया था अक्षय कुमार और लोग जो थे, लेकिन इसमें मेन अभियुक्त कौन था? मेन अभियुक्त अमिताभ बच्चन था, क्योंकि आंखें तो उसकी ही थी, वही सिग्नल भी दे रहा था, वह बैंक मैनेजर के रूप में खड़ा था। तो यहाँ पर यह जब प्रूफ हो जाता है कि यहाँ पर यह लोग शामिल थे, उसमें वो घटना में कोई व्यक्ति नहीं भी हो, लेकिन यदि पता चल गया कि वह है तो वह एविडेंस के रूप में यूज होता है और वहां पर उसे सजा भी होगी, इक्वली सजा वहां पर होगी। दूसरी चीज है कि कुछ कुछ एविडेंस जो हैं, कुछ कुछ फैक्ट हैं जो कि रिलेवेंट हैं, रिलेवेंट लगते हैं, लेकिन वह इररिलेवेंट हो जाते हैं। जैसे, और यहाँ पर हम आप लोगों को प्ली ऑफ एलिबी की बात बताऊंगा। प्ली ऑफ एलिबी जो है वह क्या है, अभी बताता हूँ मैं आप लोगों को। प्रोबेबिलिटी के आधार पर तो मैं बता ही चुका हूँ आप लोगों को। जैसे सपोज करिए किसी व्यक्ति के ऊपर यह आरोप लगाया गया कि उसने मर्डर किया है ए का, बी के ऊपर आरोप लगाया गया या ए के ऊपर आरोप लगाया गया कि उसने बी का मर्डर किया है। अब उसके आधार पर उसको एप्रीहेंड कर लिया गया, लेकिन जब इन्वेस्टिगेशन होने लगा तो उस व्यक्ति ने यह बतलाया कि वह तो उस घटनास्थल पर था ही नहीं, वह घटनास्थल से तो काफी दूर था और उसने उसका सीसीटीवी फुटेज भी दिया। तो यहां पर प्ली ऑफ एलिबी क्या है कि यहां पर फिजिकल इम्पॉसिबिलिटी है। द प्ली ऑफ एलिबी पोस्टुलेट्स द फिजिकल इम्पॉसिबिलिटी ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द एक्यूज्ड at the scene of the offense by reason of his presence at another place। यहां पर प्ली ऑफ एलिबी क्या है? प्ली ऑफ एलिबी है कि वह व्यक्ति जो है वो घटनास्थल पर घटना के समय मौजूद था ही नहीं, कहीं और मौजूद था, लेकिन उसके लिए उसे प्रूफ देना होता है कि वह वहां पर नहीं था। इसी को हम प्ली ऑफ एलिबी कहते हैं। और प्ली ऑफ एलिबी बहुत बड़ा डिफेंस है। बहुत सारे मर्डर केस में
प्ली ऑफ एलएबी के आधार पर व्यक्ति रिहा भी हुए। अब यहाँ पर क्या है, प्ली ऑफ एलएबी की तो बात मैंने कर दी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बहुत स्पष्ट तौर पर यहाँ पर कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यहाँ पर यह हमें देखना होगा और इन्वेस्टिगेशन के समय इस चीज को ध्यान में रखना होगा, या फिर ट्रायल के समय इस बात को ध्यान में रखना होगा कि वह प्लेस जो है वो इतना दूर हो कि वह घटनास्थल पर आधे घंटे या 1 घंटे के अंदर पहुंचकर लौट न पाए। अब यदि कोई ये व्यक्ति यह कह रहा है कि मैं तो पंचायत मीटिंग में व्यस्त था और वहां से घटना जो है वो घटना 500 फीट की दूरी पर हुई है, तो यहाँ पर यह नहीं कहा जा सकता इसके आधार पर कि वो पंचायत मीटिंग छोड़कर, हो सकता है 10 मिनट के लिए गया हो या कहा हो कि मुझे बाथरूम जाना है, उतने देर में तो वह घटना को अंजाम देकर चला आएगा। यहाँ पर प्ली ऑफ एलएबी एप्लीकेबल नहीं होगा। प्ली ऑफ एलएबी एप्लीकेबल वही होगा जहां पर डिस्टेंस इतना हो, ठीक है ना, कि उसकी प्रोबेबिलिटी भी नहीं हो कि वो वहां तक पहुंच सकता है, तभी प्ली ऑफ एलएबी जो है वह एप्लीकेबल होगा, अदरवाइज प्ली ऑफ एलएबी एप्लीकेबल नहीं होगा। तो मित्रों, आज यहीं तक। तो कुछ जो फैक्ट्स हैं कभी कभी रिलेवेंट लगते हैं, लेकिन वह इररिलेवेंट हो जाते हैं जब उसका इन्वेस्टिगेशन होता है।